हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो हुकूमत संभाले 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी वज़ारत उस्मा का हलफ उठाए और कैबिनेट को इन प्लेस हुए 2 हफ्ते 1 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। 14 डेज़ 15 डेज़ बहरहाल कंप्लीट हो चुके हैं। इन 15 डेज़ के अंदर 2 हफ्तों के अंदर हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या रही है, अगर एक बगौर जायज़ा लिया जाए तो अभी तक रमज़ान मुबारक के दौरान वफाकी हुकूमत मुल्क भर में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है। कोई ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए गए जिससे कीमतों में नुमायां कमी सामने आ सके। और ये सिर्फ 2 हफ्ते नहीं है, इससे पहले 16 महीने यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और यही हुकूमत रह चुके हैं। सो ये नहीं कहा जा सकता, ये एक ग्रेस टाइम नहीं दिया जा सकता कि नई हुकूमत है, इसको फ़िलहाल एक हनीमून पीरियड चाहिए या एक ग्रेस टाइम चाहिए। सो एक तो इस पे हुकूमत को बहुत रुतलेसली काम करने की ज़रूरत है कि अवाम को रिलीफ मिले। फ़िलहाल कोई ऐसा बड़ा रिलीफ महंगाई के ख़ात्मे का अवाम को नहीं मिला। महंगाई के ख़ात्मे की बात हो तो ये ख़ात्मा किस तरह से हो सकता है जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें हर चंद दिन के बाद बढ़ाई जाएंगी। पेट्रोल की कीमतें फ़िलहाल स्टेबल रखी गई हैं, लेकिन बहरहाल अवाम के दिलों में खदशा होता है कि किसी भी दिन ये बढ़ सकती हैं। बिजली के बाद गैस की कीमतें अब 200% तक बढ़ाई जा रही है। इसको लिंक किया जा रहा है IMF के प्लान के साथ। वज़ीर आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं कि IMF के अगर एक्सटेंडेड प्रोग्राम में जाना है, EFF में जाना है, तो फिर अवाम तैयार रहे मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के लिए जो पहले ही बोझ तले दबे हुए हैं। तो अगर आप बिजली इतनी महंगी करेंगे, गैस इतनी महंगी करेंगे, तो अवाम गुजारा कैसे करेंगे, बिल कैसे भरेंगे, कारोबार कैसे चलेगा, इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, आपकी मईशत स्टेबल कैसे हो सकेगी, अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो सकेगी। सिर्फ यही बैरूनी चैलेंजेस ही हुकूमत को दरपेश नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून को अपने अंदर से भी चैलेंजेस दरपेश हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से हुकूमत की कारकर्दगी पे शदीद तनकीद होने की वजह से बहुत दरारें, बहुत इख्तलाफात, बहुत एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इसको भी हाईलाइट करेंगे कि ये हुकूमत को कमज़ोर कर सकते हैं। ना सिर्फ बैरूनी तनाज़ात बल्कि अंदरूनी तनाज़ात भी, ना सिर्फ बैरूनी चैलेंजेस बल्कि अंदरूनी चैलेंजेस भी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी तरह से अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। बावजूद इसके कि PTI एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहती है, लेकिन ये एग्रेशन की पॉलिटिक्स कैसे करेगी अगर उसके अपने अंदर दरार मौजूद होगी। उसके अपने लीडर्स पे जो कि इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं, अगर उनके कंडक्ट पे क्वेश्चन मार्क पार्टी के अंदर से उठाए जा रहे होंगे और उनके कंडक्ट पे ही, उनकी एग्जिस्टेंस पर ही शुकूक व शुबहात शो किए जाएंगे। और आखिर में प्रोग्राम के हम IMF के प्रोग्राम के हवाले से भी बात करेंगे, जिसका आज स्टैंड बाय अरेंजमेंट की टॉक्स, जो कि पहले इनिशियल टॉक्स हैं, उसका आज आखिरी दिन है। और फिर फाइनल जो ये टॉक्स होंगी अप्रैल में होंगी और अप्रैल में पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की जो किस्त है वो मिल जाएगी। ये छोटा अरेंजमेंट जो SPA का है, फ़िलहाल पाकिस्तान को इसका आखिरी ट्रांच लेने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आती, लेकिन असल जो चैलेंज, असल जो क्वेश्चन है वो EFF एक्सटेंडेड प्लान होगा IMF का। सो इन मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपकी शमूलियत को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपके कंडक्ट को लेके, आपके होने को लेके, आपके पॉलिटिकल कंडक्ट को लेके बहुत शकूक व शुबहात रेज़ किए जा रहे हैं, बहुत क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से अंदरूनी इख्तलाफात का, अंदरूनी दरारों का शिकार रही है। अब आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क शामिल होना शुरू हो गए हैं कि आप किसकी साइड से खेल रहे हैं या किसकी तरफ से हैं आप पार्टी के अंदर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर से कि आपको प्लांट किया गया है पार्टी के अंदर ताकि डिविजन्स क्रिएट की जा सकें, कोई इमरान खान के पैरेलल कोई एक और लीडर खड़ा किया जा सके। क्या कहेंगे इन इल्ज़ामात पे आप? शुक्रिया फरीदा, आपने मेरे इस पे व्यू मांगे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, जो शुबात खड़े कर रहे हैं वो तो खुद ज़ेर शुबात है। ये तो दो बगोड़े हैं जो मुल्क से भागे हुए हैं, एक कनाडा में और एक UK में बैठ के पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ मुसलसल अर्दासराई कर रहे हैं। और इन दो लोगों ने, ये इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है,
आप किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर की बात करें जिन्होंने मेरे कंडक्ट पे कोई सवाल खड़ा किया, और लेकिन अगर आप उनकी जबान की बात कर रही हैं तो वो इस काबिल नहीं है कि मैं उनके शुबात के हवाले से कोई जवाब दूं। ठीक है शरीफ साहब, इन इख्तलाफात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्रेशन की सियासत कर सकती है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम हुकूमत को चैन से काम नहीं करने देंगे। ईद के बाद खासतौर पर दमादम मस्त कलंदर होगा, 23 मार्च को आप लोगों का एक जलसा भी है। तो जब पार्टी इतने अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो तो क्या एक यूनिफाइड तौर पर आप अपोजिशन का किरदार अदा कर सकेंगे कामयाबी से? मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ से ये अखज़ कर रही हैं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं। कोई रोशनी कोई डालेगा कि किस बंदे की किसके साथ इख्तलाफात हैं। हम एक जमहूरी पार्टी है, हम एक दूसरे पर और पार्टी के अंदर अपने पॉलिसीज पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि हमारे कोई जाती इख्तलाफात हैं। बहैसियत पार्टी हमारा वही फैसला होता है जो कोर कमेटी और खान साहब का होता है। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, तमाम मेंबर उसमें मौजूद थे और ये तमाम इश्यूज डिस्कस हुए और इन पे तमाम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। बास फैसले ऐसे होते हैं जिन पे तनकीद होती है जमहूरी पार्टीज के अंदर, वो हम आपस में करते रहते हैं, लेकिन किसी भी लीडर की किसी भी दूसरे लीडर के साथ किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है। अगर कोई कहता है कि हैं तो मुझे बता दिया जाए कि किस लीडर ने किस दूसरे लीडर के खिलाफ हाल ही में कोई बयान दिया हो। ठीक है, एक और चैलेंज शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़ा हो गया है कि अकबर एस बाबर जो पहले ही कामयाब हो चुके हैं, ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस में आपके खिलाफ केस जीतने में, बल्कि आपसे आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलदम करार दिलवाने और उनके नतीजे में फिर पार्टी से बल्ले का निशान वापस लिए जाने के हवाले से। तो काफ़ी बड़े बड़े केसेस हैं जो अकबर एस बाबर के क्रेडिट पे आ चुके हैं, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डस पहुंची है, नुकसान पहुंचा है। अब वो एक नई दरख्वास्त लेके होम मिनिस्टर के पास गए हैं, मोहसिन नकवी के पास, के पीटीआई के जो खुफिया गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन की जाए, जो कि फॉरेन फंडिंग से कनेक्टेड है। तो ये एक नया मसला, एक नई मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़ी होगी। इससे कैसे निपटेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर अकबर एस बाबर हो, कोई अल्लाह वसाया अल्लाह डीता हो, कोई भी आ जाए वो कामयाब होता है, क्योंकि हमारे साथ किसी भी फोरम पे कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का मसला है, यही इशू दीगर पार्टीज का भी है, PMLN का भी है। रेफरेंसेस वहाँ इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। आज तक तो उन पार्टियों के न तो शाखाने के केसेस को ले गए हैं, न उनके फॉरेन फंडिंग के केसेस को ले गए हैं, न उनके इंतखाबी इलामत के हवाले से कोई एडवर्स ऑर्डर्स किए गए हैं। अकबर एस बाबर एक मोहरा है, इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और ये खुद अपने तई इतने वकला इतने केसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये पब्लिक काज में लगा हुआ है और अपने खर्चे से इसके सारे अखराजात, सारे वकला, सारी लीगल टीम, सारे जो इनके ये अदालती अखराजात हैं वो उठाए जा रहे हैं, और हमें कोई तकालीफ से कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि अब हम आदी हो गए हैं। मोहसिन नकवी के पास जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, आज़ाद हैं, हम कानूनी तौर पर अपना दिफा करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, जिनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़ास तौर पे चंद रहनुमाओं के, जिनमें शेर अफजल मरवत साहब शामिल हैं, उनके बयानात को लेकर सामने आए हैं। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, और सवाल मेरा आपसे ये है, आपने एक ट्वीट भी कर दिया, आपने अपना बयान भी दे दिया, आपने बातें वाज़ेह भी कर दी और एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आपने शट अप कॉल भी दे दी, बड़ी स्टर्न किस्म की और बड़ी सॉलिड किस्म की। और आपने कहा कि जी बहुत सी बातें मेरे पास मौजूद हैं, सीने में राज हैं, अगर मैं खोल दूं तो बहुत सी बातें अया हो जाएंगी। क्या चल क्या रहा है बिटवीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और किस की वजह से या किन की वजह से ये एक दरार पैदा हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के दरमियान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्ज करूं, दरार कोई नहीं है। कुछ बयानात आए, मेरा उसके अंदर मतबा नजर ये था कि अगर किसी भी चीज के ऊपर कोई इशू है तो चूंकि बाकायदा कोर कमेटी मौजूद है और उस कोर कमेटी के अंदर तमाम चीजें हमेशा डिस्कस होती हैं, तो इन मसाइल को अवाम के अंदर डिस्कस नहीं होना चाहिए बल्कि कोर कमेटी के अंदर डिस्कस होना चाहिए। और दूसरा कि चूंकि एक और चीज ये कही गई और एक ये इम्प्रेशन आया कि शायद ये जो फैसला था SIC वाला, ये विदाउट द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ खान साहब था।
तो मैंने सिर्फ इन दो चीजों को क्लियर किया, चूंकि मेरे साथ जो राब्ता किया गया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से किया गया था। मैं तो इलेक्शन के बाद फैसलाबाद अपने हल्के में अपने रिजल्ट्स ले रहा था जी, तो वहां पर ये फैसला किया गया था और मुझे उन फैसलों से फिर आगाह किया गया। तो उन फैसलों की आगाही के बाद ये बात कहना कि ये शायद कोई चीज इमरान खान साहब के इल्म में नहीं थी या बाहर बार हुआ, और मैंने इस हवाले से बयान दिया। और फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से भी वजाहत आ गई और उन्होंने कहा कि तमाम फैसले खान साहब की कंसेंट के साथ और उनकी अप्रूवल के साथ हुए। इसी तरीके से उसके बाद चेयरमैन गौहर खान साहब और पार्टी के हमारे चीफ व्हिप साहब हैं आमिर डोगर साहब, उनकी तरफ से तमाम लोगों की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई। तो मेरा ख्याल अब मजीद इसकी तफसील में आगे जाना शायद मुनासिब नहीं है जी। अच्छा साहिबजादा साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर उनको उनकी जमात को बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर देंगे। क्या आपकी पार्टी तैयार है कि वो जम हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? अच्छा देखिए, इस हवाले से ये मेरे से कल भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी इस हवाला से मेरे से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और दूसरी बात यह है कि जहां तक जम होने का फैसला है, जाहिर है कि ये सिंगल हैंडेडली तो आई एम इन नो पोजीशन टू डिसाइड। ये तो जब पार्टी की शूरा और आमला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस हवाले से कोई बात करती है तो वह पार्टी की शूरा और आमला के सामने रखूंगा और फिर जो उनका फैसला होगा इंशाल्लाह वही फैसला बताया जाएगा जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्रोग्राम में बात करने के लिए। लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे किसी आसेब का साया हो गया, क्योंकि जब से ये हुकूमत वजूद में आई है तब से मुसलसल तनाज़ात का शिकार है, बैरूनी तनाज़ात, अंदरूनी तनाज़ात, और जो इसके अंदरूनी तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात हैं लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बाहर से ज़्यादा ख़तरा है हुकूमत के गिरने का, हुकूमत के कमज़ोर होने का, या अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और खलफिशार और तनाज़ात इसको अंदर से कमज़ोर कर सकते हैं? इस पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। और सेनेटर आपके नाम के साथ अब तक तो लगा हुआ है, लेकिन इस सेनेटर के ओहदे ने बड़े तनाज़ात खड़े कर दिए हैं, ख़ासतौर पे आपको सेनेट के इंतखाबात में टिकट ना मिलने या आपका खुद ही सेनेट के इलेक्शन में इस दफ़ा खड़े ना होने की बहुत कंट्रोवर्सी है, ना सिर्फ सेनेट की टिकटों के नाम के हवाले से बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर के इख्तलाफात काफ़ी खुल के सामने आ रहे हैं। तो ये नून लीग की हुकूमत को कमज़ोर नहीं कर जाएंगे अंदर से? वालेकुम सलाम, शुक्रिया गरीदा बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2-3 बातें फरमाई हैं, मैं जल्दी से उनको शॉर्टली एड्रेस करता हूँ। देखिए, मैं आज का नहीं, मैं बहुत पहले से रिकॉर्ड पर हूँ कि मैं ना ही इंटरेस्टेड था इस टिकट में, ना ही मैं अवेलेबल हूँ, ना था। और उसकी मेरी कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं, कुछ सियासी रीजंस भी हैं। और मैंने ना किसी से रब्ता किया कि मुझे टिकट चाहिए, ना मैंने किसी से अप्रोच किया कतन भी। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो जो होते हैं ना कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, और जिनको शौक होता है दूसरों के को कंट्रोवर्शियल करने का, और उस मुहिम में वो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे कुछ होते हैं लोग, हर जमात में पाए जाते हैं। तो मैंने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड पर हूँ, कई महीनों से रिकॉर्ड पर हूँ कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही मैंने अप्लाई किया, ना ही मुझे ज़रूरत थी। अच्छा, ये तो आपने ज़ाती वजूहात बता दी, जो सियासी वजूहात हैं वो क्या हैं? क्योंकि आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सेनेटर किरमानी साहब बहुत तनकीद का निशाना बनाते रहे पिछले 16 महीने की हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को, अपनी ही पार्टी की हुकूमत को, इसलिए शायद पार्टी का भी कोई इंक्लिनेशन नहीं थी आपको सेनेट की टिकट देने के हवाले से। बिल्कुल वैसा ही केस कहा जा रहा है जैसे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के साथ है। देखिए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मैं रिगार्ड करता हूँ, लेकिन उनका केस डिफरेंट है। उन्होंने वो काफ लीग में हुआ करते थे, पहले नून लीग में, फिर काफ में, फिर नून में। मेरा केस ये डिफरेंट है कि मैंने मेरी पहली जो सियासी जमात में शमूलियत थी, मैं एक बॉर्न मुस्लिम लीगी, 3rd जनरेशन मुस्लिम लीगी हूँ, लेकिन मैं नून लीग में शामिल हुआ और आज तक मेरी वही जमात है, मैंने जमातें नहीं बदली, नंबर 1। अब जहां तक सियासी मामलात की आपने बात पूछी, बिल्कुल मैं तनकीद करता रहा और आज से नहीं कर रहा। मेरे टीवी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हैं, मेरी पार्लियामेंट पे जो मैंने फ्लोर पर स्पीचेस की, मैं क्या बात करता था। असल चीज ये सोचने वाली है, मैं गरीब की बात करता था, मैं मिडिल क्लास की बात करता था, मैं महंगाई की बात करता था, मैं जॉबलेस जो यूथ है
एजुकेटेड, उसकी बात करता था। मैं अशराफिया के खिलाफ बात करता था, इन द सेंस कि भाई जिन लोगों के लिए मुल्क बना है उनको तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और मैंने पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान भी, उसको आप तनकीद कह लें मुस्बत, या उसको कह लें आप कोई इख्तलाफ राय, बिल्कुल मैंने किया है, लेकिन मैंने ये समझते हुआ किया, ये मेरे गुमान में था, और हो सकता है मेरी ये खुश गुमानी हो कि जी मैं जिस जमात का हिस्सा हूँ वो एक जमहूरी जमात है, और जमहूरियत में इख्तलाफ जो है, इख्तलाफ राय करने की इजाज़त होती है। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और शहबाज शरीफ साहब, वो बल्कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप इख्तलाफ राय करें। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जो शाह के कुछ मसाइब होते हैं, जो जुमा 8 दिन जो ये दौले शाह के सियासी चूहे टाइप लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ, ये फिर लोग, इनका इतना कद होता नहीं है, ये फिर एक खुशामदी टोला है जो हर शरीफ आदमी के गिरेबान को हाथ डालते हैं। तो जाहिर है मैं तो कभी किसी की मैंने शान में गुस्ताखी नहीं की, लेकिन अगर कोई किसी का हाथ गैर जरूरी तौर पर मेरी तरफ बढ़ेगा तो मुझे उसका हाथ झटकना आता है। सेंटर किरमानी साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, तो आपने कुछ ना भी कहते हुए बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह दिया है। आपका मतलब ये है कि आपके इन्हीं सियासी बयानात की वजह से आपकी जमात आपसे नाराज हुई, और आपने कहा कि आपको लगा कि शायद मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है जहां पे इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद है, तो आपको लगता है अब के मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात नहीं रही जहां इख्तलाफ का कोई या बर्दाश्त का कोई रवैया मौजूद नहीं रहा, या जहां पे कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अब नहीं रहे कि किसी का इख्तलाफ बर्दाश्त किया जाए, और कोई इख्तलाफ करेगा तो उसको इस तरह से महरूमियों का सामना करना पड़ सकता है सियासी। नहीं, मैंने ये नहीं अर्ज किया, शायद मैं सही समझा नहीं पाया। मैंने तो आपको ये अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो इख्तलाफ राय को सुनते भी हैं और बल्कि वो अप्रिशिएट करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको, जो कि एक तो जिनकी मुस्लिम लीगी होने के बारे में शकूक व शुबहात हैं कि ये, क्योंकि देखें मुस्लिम लीग एक माइंड सेट होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुशामदी टोला जो होता है वो जब आगे पीछे आ जाता है, और जो बहुत जूनियर लोग होते हैं वो फिर आके अपनी एड़ियां ऊंची कर करके वो अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं और मिसगाइड करते हैं। अब देखिए ना, मुझे आप बताइए कि मियां नवाज, मुझे क्या अफसोस है, मुझे दुख है मुस्लिम लीग का, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग ऊपर जाती है तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है, नवाज शरीफ का कद और ऊपर बढ़ता है तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नीचे जाती है तो मेरा जाती नुकसान है। मैं तो 3rd जनरेशन मुस्लिम लीगी हूँ, मैं वो मुस्लिम लीगी हूँ जो नून लीग में शामिल हूँ। अब देखिए, वो नवाज शरीफ, आपको दुख नहीं होगा, मुझे दुख नहीं होगा, साल मैंने उनके साथ काम किया कि जो 2/3 मेजॉरिटी लेके नवाज शरीफ साहब आते होते थे, आज हम किधर खड़े हैं? ये लम्हा फिक्रिया है। अगर मैं इस पर बात करता हूं कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो कि क्या वजूहात थी कि आज जो चारों सूबों में मुस्लिम लीग नून एक जमाने में हुकूमत बनाया करती थी, पंजाब के अलावा और मरकज में, आज क्यों हम सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह गए? ये सोचने का सवाल है। नवाज शरीफ साहब को लोग चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, वो क्यों नहीं बन सके? ये लोगों के सोचने का लम्हा फिक्रिया है कि लोग तो मियां साहब को देखना चाहते थे। हमारा नारा भी यही था, पाकिस्तान को नवाज दो, और उसके बाद इश्तिहार भी जो आया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। तो देखिए, मेरी जो लॉयल्टी है वो मुस्लिम लीग के साथ है, मुस्लिम लीग मेरे खून में शामिल है, और दूसरी मेरी लॉयल्टी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ है। लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे हैं कुछ अरसे से कि मुझे डिस्टेबलाइज किया जाए, पार्टी में साइडलाइन किया जाए, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की जात ऊपर है, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, मैंने भी अल्लाह पे छोड़ दिया है। बाकी ना मैं कभी टिकटों का ख्वाहिशमंद रहा, ना मैंने अप्लाई किया, ना मैं इंटरेस्टेड था इस दफा भी। बहुत बहुत शुक्रिया सेंस डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम में डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और मुमकिना तौर पर गवर्नर पंजाब के लिए इनका नाम आ रहा है। कमर समान कायरा साहब मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कमर समान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी फॉर्मली कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने हुए, और तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि उनकी कैबिनेट इन प्लेस है। किस तरह से आप एनालाइज करेंगे हुकूमत की इन 2 हफ्तों की, इनिशियल 2 हफ्तों की परफॉर्मेंस को? ख़ासतौर पे IMF के साथ प्लान में जा रही है हुकूमत, आज आखिरी दिन है, राउंड है टॉक्स का, और इसी में बिजली के साथ गैस की कीमतें, 200% गैस की कीमत
पीपल्स पार्टी स्टैंड्स फॉर रोटी, कपड़ा एंड मकान, लेकिन लोगों के पास ना गैस है रोटी बनाने के लिए, ना कारोबार चलाने के लिए, तो किस तरह मईशत को संभालेगी ये हुकूमत जिसको आपका एक अखलाकी और सियासी सहारा हासिल है? कायरा साहब। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि इस गवर्नमेंट को इन्होंने जो IMF से मुज़ाकरात शुरू किए हैं वो आसान तरीके से चल रहे हैं, अच्छे हैं, और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक ये है कि 2 हफ्ते की कारकर्दगी, इट्स टू अर्ली टू से, टू अर्ली टू जज। इसको कम से कम 3-4 महीने के बाद ये सवाल करिएगा, फिर इसका जवाब दिया जा सकेगा, क्योंकि अभी तो ये कहना कि एक हफ्ते में कैबिनेट ने क्या किया, बिल्कुल ही बहुत ही अर्ली सवाल है ये। दूसरा, जो महंगाई है या तेल की और गैस की कीमतें हैं, देखिए अगर आदमी मंडी में गैस की कीमतें बढ़ गई हैं या पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, उसका तरीका एक ही है कि गवर्नमेंट अपने पास से या तो सब्सिडी दे या उसके ऊपर टैक्सेशन लेस कर दे। दोनों सूरतों में या अपने पास कलेक्टेड मनी में से पैसा देंगे या लेस कलेक्शन करेंगे। सो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यकीनन लोगों का एहसास है, मेरी पार्टी यकीनन रोटी कपड़ा और मकान के साथ है, उसी के साथ रहेगी, उसी का नारा लगाएगी, मजदूर किसान का नारा लगाएगी। लेकिन साथ ये भी देखना है कि कितनी स्पेस अवेलेबल है। एक है आइडियलिज्म, आपकी जगह बैठा हूं तो बिल्कुल मेरा हक है कि मैं सवाल रेज करूं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की जगह बैठ के जब मैं गवर्नमेंट का हिस्सा बन के सोचता हूं तो फिर मैं देखता हूं कि उनके हाथ में क्या है, उनके पास स्पेस कितनी है टू गिव रिलीफ। सो अगर मुझे ये लगे कि वो एक मजबूरी के आलम में कुछ रिलीफ वापस कर रहे हैं या कुछ बोझ डल रहा है, तो फिर मैं उन्हें कहूंगा कि इसको जो कम आमदन वाला तबका है उस पर ये बोझ कम से कम ट्रांसफर करके हैव्स की तरफ चलिए और इसको बैलेंस कर लीजिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि तेल महंगा हो गया है तो गवर्नमेंट सस्ता दे ले, बिजली महंगी पैदा हो रही है तो गवर्नमेंट सस्ती दे ले, ये मुमकिन नहीं। ये सिर्फ IMF की शराइत नहीं, बल्कि देखना यह है कि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कर्ज लेके चल रही है, तनख्वाहें भी कर्ज लेके दे रही है। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 70-75 सालों से पाकिस्तान का जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और वो हर आने वाली हुकूमत की यही लॉजिक, यही एक्सप्लेनेशन, यही उनकी बातें सुन रहा है कि जी हमारे पास स्पेस नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरा, IMF के साथ जो मुज़ाकरात है उसमें ये बात भी आई कि NFC अवार्ड को भी रिविजिट किया जाए। पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होगी, क्योंकि IMF का ये कंसर्न भी है कि जो फेडरल से पैसे मिल रहे हैं वो प्रोविंसेस के सही यूटिलाइजेशन में नहीं आ रहे, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अवाम के पास नहीं जा रहा। देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक 75 साल कारकर्दगी का है और गुर्बत में इजाफे का है, तो बड़ी माजरत के साथ 75 साल पहले वाली गुर्बत आज नहीं है, आज 20 साल पहले वाली गुर्बत भी नहीं है। आज लोगों की जिंदगियों में खासी बेहतरी आई है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आबादी के बेतहाशा बढ़ाव की वजह से जो बिल्कुल हमारा गरीब तबका है उसके ऊपर बोझ है, लेकिन आज से 30 साल पहले लोगों के घरों में बिजली होती ही नहीं थी, गैस का तसव्वुर नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, इसी तरह रेफ्रिजरेटर नहीं था, टीवी नहीं था। उस वक्त बिल्कुल गुर्बत की अथाह गहराइयां थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। इसके बावजूद जिंदगी बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देना है। IMF अगर NFC की बात कर रहा है तो IMF आपको NFC का नहीं कहेगा। IMF की बुनियादी आपसे जो डिस्कशन होती है वो इन बुनियादों पे होती है कि आपकी आमदन और खर्चा क्या है, आप उनसे पैसे लेते हैं, उन पैसों की यूटिलाइजेशन क्या है और वापसी देने का नजरिया क्या है, आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं, आपका बजट बैलेंस हो रहा है कि नहीं, आपका ट्रेड डेफिसिट बैलेंस हो रहा है कि नहीं। उसके अंदर वो देखते हैं कि अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो वो आपको एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनके पास भी पाकिस्तान की पूरी 70 साल की पूरी तारीख है ना, हमने क्या किया, और बहुत सारे मौके पे हमने उनकी बातें करके पूरी नहीं की। और वो कहते हैं कि जी अच्छा आप ये मद में टैक्सेशन कर लें ताकि आपको इतने पैसे आ जाए। गवर्नमेंट अगर उनको कायल कर ले यदि ये पैसे, ये टैक्सेशन नुकसान में है, हम इस दूसरे सेक्टर को टैक्सेशन में ले आते हैं और यहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, तो उनकी ये शर्त नहीं होती। सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि NFC अवार्ड पे कोई भी डिस्कशन या कोई भी चेंज या कोई भी ऑल्टरेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। हो सकता है चेंज, NFC अवार्ड में चेंज हो सकता है। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। अच्छा।
फिर ये क्या मुझे कहने दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनएफसी बुनियादी तौर पे एक आईनी स्ट्रक्चर के तहत प्रोटेक्टेड है और हमारे जो अफवाह तफहीम के मुताबिक एनएफसी को छेड़ना बहुत सेंसिटिव है, उसको नहीं छेड़ा जा सकता, उसमें इजाफा तो हो सकता है, कटौती नहीं। हाँ, उसकी तरफ जाने का वक्त आए उससे पहले बेशुमार मराहिल है। अच्छा, आपने क्या करना है, क्यों करना है एनएफसी को के फार्मूले को तब्दील कि फेडरेशन को पैसे ज्यादा मिले। तो अगर हम पाकिस्तान के उस पैसे को, जिस तरह बिलावल साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि जो हमारा पैसा ड्रेन हो रहा है या जो सेविंग हो सकती है 1000, 1500, 1400 अरब रुपए की या 2000 अरब की, अगर हम वो वैसे कर ले और फेडरल गवर्नमेंट के पास पूल में पैसा ज्यादा आ जाए तो क्या वो बेहतर तरीका नहीं है कि हम सूबों के तनाजुर में चले जाएं। और आपको पता है कि एनएफसी की लड़ाई सूबों के अंदर क्या रंग देगी, उसको कौम परस्ती में क्या रंग दिया जाएगा, इसकी इस बहस कोई होगा तो क्या बात की बात है। राइट, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। पंजाब के गवर्नर के लिए आपका नाम आ रहा है और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के लिए फैसल करीम कुंडी का, यानी कि 2 सूबों की गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। मैं आपसे केपी की गवर्नरशिप के हवाले से, केपी की सूरत हाल के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपना गवर्नर लगा देती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी से खदशात का इजहार कर रही है कि उनकी हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पे गवर्नर राज लगाए जाने की कोशिशें हो सकती हैं या कोई सोच ऐसी या उनके मुताबिक कोई ऐसी साजिश, तो क्या पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा केपी में? अगर तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी केपी में गवर्नर राज लगाए जाने को या लगाएगी गवर्नर राज? गैर जमहूरी बात की कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस निज़ाम को चलाने के लिए इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ कोऑपरेट करने को तैयार रही, बार बार उनसे मुज़ाकरात की बातें करती रही और उन्हें बात बात समझाती रही कि आगे बढ़ने के लिए हम सबको अफवाह तफहीम से आगे बढ़ना होगा। वो इस रास्ते पे आए नहीं। अब अभी भी उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मूड लड़ाई वाला है। जो चीफ मिनिस्टर साहब अपॉइंट हुए हैं उनका मूड लड़ाई वाला है, मिजाज लड़ाई वाला है। उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर आप मीडिया वालों ने कहा कि वो तो लड़ाई लड़ने का फैसला हो गया है। इस सूरत हाल में वो अपने तई अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं तो और बात है। पीपल्स पार्टी किसी ऐसे फैसले को सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन एक बात याद रखिए, जो गवर्नर रूल है वो मखसूस हालात के लिए होता है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे मुल्क के किसी हिस्से में, किसी सूबे में ऐसे हालात पैदा हो जाए तो वो आइन के अंदर दी गई एक क्लास है, वो किसी ख्वाहिश नहीं, वो किसी डिक्टेटर की ख्वाहिश नहीं, वो किसी हुक्मरान की ख्वाहिश नहीं, वो किसी सदर वजीर आजम की ख्वाहिश नहीं। हाँ, अगर ऐसी खुदा न खास्ता सूरत पैदा हो तो वो चीजें हो सकती है। वो मेरे और आपके कहने या मैं उसको सपोर्ट करूंगा या नहीं करूंगा ये बात नहीं है, वो सूटेबिलिटी का इशू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर समान कायरा साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त प्रोग्राम में और उसके बाद कुछ मजीद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कुछ IMF के हवाले से, मईशत के हवाले से। इस वक्त तो IMF के एक जायज़ा इजलास में जाया जा रहा है जो SPA का एक लास्ट ट्रांच है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को जाना है IMF के एक लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम में जो कि हुकूमत के मुताबिक, जिसके बारे में पहले ही एक वार्निंग दे दी है, हेड्स अप दे दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि अवाम तैयार हो जाएं कि शिकंजे के लिए, शिकंजा सख्त होगा, हालात मुश्किल आएंगे। और उसकी एक झलक आज सामने आई कि बिजली के बाद गैस मज़ीद महंगी करने जा रहे हैं ये हुकूमत, तकरीबन 200% के करीब। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और अगर इसी तरह से IMF के प्रोग्राम्स में मुसलसल पाकिस्तान लिंगर ऑन करता रहा तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इसी पर बात करेंगे। मुल्क के मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट हारून शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। जो इस वक्त जो कि आज फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स हो रहा है बिटवीन IMF एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो चले एक पुराने SPA का अरेंजमेंट है जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को मिलना ही मिलना है, बट असल जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि जब पाकिस्तान ने जाना है IMF के लॉन्गर एंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम के लिए और उसके लिए तैयारी या न्यूज़ टाइटनिंग भी अवाम की आज से शुरू हो गई है। बिजली महंगी, गैस महंगी, आप मईशत को किस तरह संभालेंगे जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना महंगा हो जाएगा? जी गरीदा, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक क्विक कमेंट, ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि IMF निगोशिएशंस कर रहा होता है एक मीडियम टर्म प्रोग्राम की, जिसका आपने नाम लिया है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये आमतौर पे 3 से 4 साल की फैसिलिटी होती है और इसकी रीपेमेंट्स जो हैं वो 10 साल में की जाती हैं।
राइट। तो ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है हमारा, इसमें हमें 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलने की तवक्को है, और इसकी 4 कंडीशंस थी जिस पे उन्होंने कहा था कि आप अपने बजट के अहदाफ पूरे करेंगे, आप रूपी डॉलर पैरिटी को मार्केट पे रखेंगे, इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन की स्पेंडिंग को कट नहीं करेंगे। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये सारी जो हमारी पूरी हो जाए और फिर उसको ये हमें ट्रांच मिल जाए। अब बात आती है आगे की। पहले तो बात ये समझने की है कि दुनिया के जो 5 बड़े बोरोवर्स हैं आईएमएफ के, पाकिस्तान का उसमें चौथा नंबर है, अर्जेंटीना, इजिप्ट और एक और कंट्री के बाद, यूक्रेन के बाद। सो ये एक वरीसम चीज है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस आईएमएफ पे एक बहुत सालों से बन चुकी है, और उसकी वजह ये है कि जब भी आईएमएफ के साथ हम प्रोग्राम करते हैं कि 18 माह 2 साल में हमारी मैक्रो स्टेबलाइजेशन, कुछ रिजर्व्स बन जाते हैं, कुछ फिस्कल स्पेस आ जाती है, तो अचानक फिर हुकूमत सियासी तौर पर रिलैक्स हो जाती है और उसको मेंटेन करने की बजाय पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग शुरू कर देती है, और वो फिर से मामला बिगड़ जाता है Right. क्योंकि मईशत का ढांचा बदलता नहीं है। हिस्ट्री ये कहती है कि जब स्टेबलाइजेशन हो जाए तो उसके 2 साल के बाद जो हमारी है ग्रोथ स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये एक प्री रेक्विजिट है, ये मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रहा हूं। तो अब जो हमने प्रोग्राम करना है 8 अरब डॉलर के आसपास हम मांग रहे हैं, जिसके अंदर आई होप आईएमएफ ने कोई आज से 5 साल पहले एक नई फैसिलिटी रखी है उन ममालिक के लिए जो क्लाइमेट चेंज से खास तौर पे हिट होते हैं। तो पाकिस्तान को उसको रेजिलियंस ट्रस्ट उसको कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी, उसका पैसा भी सस्ता पैसा लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो 8 अरब डॉलर पाकिस्तान मांगना चाह रहा है, इजिप्ट को भी एक बहुत बड़ा पैकेज अभी आईएमएफ की तरफ से मिला है, कि पाकिस्तान को मिलने के चांसेस कितने ब्राइट हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके रिपरकशंस, इसका जो फॉल आउट होगा ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना है, जिसकी एक हल्का सा एपिसोड आज देखा गया है कि जब हुकूमत गैस, बिजली के बाद गैस की प्राइसेस बढ़ा रही है तकरीबन 200% के करीब। तो ऐसे में आपकी मईशत अपने पाँव पे कैसे खड़े हो सकेगी, आप कैसे आईएमएफ के चुंगल में से निकलेंगे? देन दैट वुड टर्न आउट टू बी अ विशियस साइकिल। जी, यही मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा था कि आईएमएफ का अपना जो अगर स्टेटमेंट पढ़े तो वो कहते हैं कि हम आपको एक 3 साल की ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जो आपकी बात है, जिससे हम ग्रोथ की तरफ जाएं और सस्टेन कर पाएं और दोबारा आईएमएफ के पास ना आए। ये आईएमएफ का काम नहीं है। अब ये जो हमारा मसला इस वक्त ये है कि हम देखिए, जो 2 चीजें समझने की हैं, ग्रोथ तब होती है जब स्पेंडिंग होती है और टैक्सेस कट होते हैं और बिलों की प्राइसेस गिरती हैं, ताकि इंसेंटिव क्रिएट होता है। अभी तो बेल्ट टाइटनिंग के 3 साल हैं जिसमें आपका शरह सूद भी ऊपर है, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ज्यादा है। तो उसके अंदर तो कोई इन्वेस्टर ऐसी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन में ना हो रही हो और डिमांड कंप्रेस हो रही हो तो पैसा नहीं डालता है। तो ये एक बहुत मुश्किल 3 साल का वक्त है, और मेरे हिसाब से सियासी स्टेटमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि अवाम बेल्ट टाइट करें। सियासी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि खवास बेल्ट टाइट करें और वो उनकी बेल्ट टाइटनिंग से जो पैसा बचे हम अवाम को दे सकें, जो 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह के नीचे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कहा है कि 2 साल, लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 साल का जो है वुड बी द क्रंच टाइम। जी, ईएफएफ 3 साल की फैसिलिटी है कम से कम जो हम लेने जा रहे हैं। तो ये सब काम फाइनेंस मिनिस्टर कर सकते हैं, मोहम्मद औरंगजेब साहब, जिनका फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है अकेले का गरीदा। ये मैं फाइनेंस मिनिस्टर का काम ये है कि इस वक्त वो तरजीहात बना के पॉलिटिकल गवर्नमेंट को दे कि आपने एक कंपेटिटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल आप टीम लाएं, उसकी जगह कायम करें। हमने एक अपने ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से 3 साल में मेजर जान छुड़ानी है, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन को इंडिपेंडेंट करें, प्रोफेशनल्स को दे दीजिए। ये इस तरह काम आगे चलता है। ये एक सियासी डिसीजन है कि हमने पॉपुलिस्ट, पेट्रोनेज बेस्ड,
जियोपॉलिटिकल बेस्ड इकोनॉमी Right. से शिफ्ट करके Right. एक दुनिया की बाइज्जत इकोनॉमी बनना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock on GTV. अल्लाह हाफिज।